हेलो, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो वही कंटिन्यूइंग टॉपिक है जो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा छोड़ दिया था। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कवर अप किए थे, लेकिन वो बेसिक क्वेश्चंस कवर किए थे और मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाया था कॉन्ट्रा एंट्रीज़ का, और कुछ ट्रांजेक्शन समझाई थी जहाँ पर आपको चेक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स गिवन थी। लाइक अगर आप कैश बुक अगर आप बना रहे हो तो कैश बुक जब डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो डबल कॉलम कैश बुक सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं वो चेक वाली ट्रांजेक्शन्स करती हैं। तो हमें समझ में ही नहीं आता कि चेक वाले ट्रांजेक्शन्स को एक्जैक्टली डील कैसे करना है। तो उस चीज़ का ऑलरेडी पूरा कंप्लीट मैंने ब्रेकअप वगैरह कैसे होता है, क्या कब क्या ट्रीटमेंट करना है, ऑलरेडी हमारे कैश बुक के सेक्शन में अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट वाले तो वहाँ पे सेकंड डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी डबल कॉलम कैश बुक के नाम से। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ डिटेल्ड में विद अ कॉन्सेप्ट आपको समझा रखी है। उस वीडियो को पक्का से देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप वीडियो कंटिन्यू करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम हम उन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं उसके पीछे। ओके, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम दो क्वेश्चंस करने वाले हैं कैश बुक के। और जो ये दो क्वेश्चंस करेंगे, इन दो क्वेश्चंस के अंदर फ्रेंकली स्पीकिंग की जो प्रीवियस मैंने समझाया गया है ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू चेक वाले ट्रांजेक्शन्स को, वो ट्रांजेक्शन्स का ट्रीटमेंट वाले ही ये क्वेश्चंस हैं और स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ट्रांजेक्शन्स बहुत मज़ेदार होने वाली हैं, बहुत इजी वे में हम लोग पूरे टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। ओके, तो एज आई डिस्कस कि आपको दो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, दोनों में से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? प्रिपेयर अ कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक आपको प्रिपेयर करनी है इन द बुक्स ऑफ मानसी। ओके, तो चलो बेटा सबसे पहला काम क्या करोगे आप? देखो पूरा क्वेश्चन रीड करने की थॉरोली आपको जरूरत नहीं होती है, जैसे आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन में सिखाया था मैंने आपको कि पूरा क्वेश्चन रीड करो, क्योंकि वहाँ से एसेट्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता था इसीलिए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या फिर अपनी बुक में चेकआउट कर सकते हो, आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नहीं है तो आप स्पेसिफिकली स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ आप उससे ओपन कर सकते हो, ताकि जब मैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करूँ, कैश बुक में एंट्री ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करूँ, तब हमें समझ में आता रहे एक्जैक्टली कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वीडियोज़ का जो मैं बता रहा था आपको वो मैं पिन बॉक्स में डाल दूंगा, वो आप आई बटन पे देख सकते हो, आपको मिल जाएगा इजीली। तो वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ताकि एग्जैक्टली सर्च कैसे करना है, क्या नहीं करना, सब मिल जाएगा आपको। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद मेकिंग अ फॉर्मेट। तो बेटा सबसे पहला काम होता है फॉर्मेट क्रिएट कर दो। आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, जिसका नाम है कैश बुक, और वो डबल कॉलम कैश बुक होने वाली है। तो यहाँ पे आप प्रॉपरली मेंशन करोगे बेटा क्या? डबल कॉलम। ओके, डबल कॉलम या फिर टू कॉलम भी आप मेंशन कर सकते हो। इट्स नॉट इवन नेसेसरी कि आपको डबल कॉलम लिखना है या टू कॉलम लिखना है, कोई इशू नहीं है। तो चलो सबसे पहला कॉलम हो गया बेटा डेट का कॉलम हो गया। देन उसके बाद कॉलम कौन सा आता है बच्चों? बताते रहो साथ साथ। दैट इज JF का कॉलम हो गया। उसके बाद आ गया आपका कैश का कॉलम। देन उसके बाद आ गया बैंक का कॉलम। उसके बाद दोबारा रिपीटेड साइड सारी की सारी डेट होगी हमारे पास। देन उसके बाद आपका JF का कॉलम आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका बैंक और कैश का कॉलम। क्लियर? चलो जी, अब ये हमारा डाटा हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? बैंक अकाउंट का कॉलम ये हो गया, कैश का ये हो जाएगा, JF का कॉलम ये, देन उसके बाद पर्टिकुलर्स, देन अगेन डेट। अब रिपीटेड मोड में बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, उसके बाद JF, देन उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद आ गया आपका डेट। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें से हमें क्या करना है? सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्डिंग कैसे करनी होती है एक बार वो देख सकते हो आप। सबसे पहले ट्रांजेक्शन देखो बच्चों, जब कभी भी आपको ना डाटा देगा, किस तरीके का डाटा आपको जब भी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी ना, या तो कोई स्टार्टेड बिजनेस होगा, न्यूली स्टार्टेड बिजनेस, तो न्यूली स्टार्टेड बिजनेस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। आप जो भी डाटा स्टार्ट करोगे वो टू कैपिटल के नाम से स्टार्ट करोगे, बिकॉज जो भी पैसा आएगा वो घर से ही आएगा सबसे पहली बार। लेकिन अगर आपको बैलेंस दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 1 अक्टूबर को, और कैश इन हैंड दिया हुआ है और कैश एट बैंक, मतलब ये पहले से पड़ा हुआ पैसा है जो कि कैश के फॉर्म में पड़ा हुआ है और बैंक के फॉर्म में पड़ा हुआ है, मतलब बैंक में पड़ा हुआ पैसा आपके पास अवेलेबल है। ओके, अभी इन दोनों ट्रांजेक्शन्स को आप क्या मानोगे? दीज आर द ओपनिंग बैलेंसेस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। जैसे अक्टूबर है आपका, अक्टूबर से पहले क्या था बच्चों? सितंबर। तो सितंबर का जो भी क्लोजिंग बैलेंस था वो इस साल महीने का, मतलब अक्टूबर के महीने का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो अक्टूबर के महीने में आप इसे कैसे लिखोगे बेटा? सबसे पहला काम होता है डेट के कॉलम में ईयर मेंशन करना। तो ईयर मेंशन करोगे 2021, देन 1 अक्टूबर को यहाँ डाटा मेंशन करेंगे हम, और क्या लिखोगे बच्चे यहाँ पे? टू बैलेंस BD, ब्रॉट डाउन, सिंपल। कैश का बैलेंस कैश वाले कॉलम में, बैंक का कॉलम बैंक वाले कॉलम में, ये डाल दोगे आप। 25,000 रुपये इसमें डाल दिया मैंने, 75,000 मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, और ये मेरा काम खत्म। दैट्स इट। क्लियर? तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट पार्ट अब ऐसे ही। अब आपको अगले पार्ट में क्या करना है बच्चों? सिंपल, आप समझने के लिए जब तक आप सीख रहे हो तो आप
प्लेस करते रहो कि भाई याद रखने के लिए कि ये मेरी नेगेटिव साइड है, मतलब पैसा जाएगा किसी भी फॉर्म में जाए, कैश में जाएगा तो इधर, बैंक में जाएगा तो इधर, देन उसके बाद कैश में आएगा तो आप इस तरफ प्लेस करना, बैंक में आएगा तो इस तरफ प्लेस करना। ये मैंने प्लस और माइनस आपको एग्जाम में लगाना नहीं है, हाँ पेंसिल से आप लगा सकते हो प्लस माइनस, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, आपको देखता रहो, जल्दी जब आप सीख जाओगे तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। ओके ठीक है। 7 अक्टूबर को अगली ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है, इट सेज कि बॉट गुड्स फॉर अगेंस्ट चेक, गुड्स को खरीदा चेक के अगेंस्ट में, इसका मतलब पैसे मैंने जो दिए ना वो चेक से पेमेंट करी। अब चेक से अगर आप पेमेंट करोगे तो जाहिर सी बात है सर हमारा बैंक बैलेंस में इफेक्ट दिखाई देगा। क्या इफेक्ट दिखाई देगा, बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाएगा बच्चों। क्लियर, कितने पैसे दिए मैंने बच्चों, 15,000 रुपये, तो मैंने यहाँ लिखना है 15,000 रुपये। कब दिए बच्चों, 7 तारीख को, तो यहाँ लिखोगे 7 अक्टूबर। एंड द रीज़न, कौन से अकाउंट के अगेंस्ट, आपने गुड्स परचेज किए है ना, तो यहाँ लिखोगे गुड्स अकाउंट। एंड जिस कॉलम में कोई वैल्यू नहीं आने वाली उस कॉलम में आप डैश का यूज़ करोगे, ताकि एग्जामिनर को ये पता लग जाए कि हाँ ये कॉलम आपका ब्लैंक है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर, ठीक है सर। उसके बाद 8 तारीख को दोबारा आगे लिखा हुआ है बॉट गुड्स। देखो बेटा बॉट गुड्स लिखा है सिंपल, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन मेंशन कि ये उधार में खरीदा है, कैश में खरीदा है, ना ही मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम गिवन है। तो हम इसे क्या मानेंगे अगेन कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये भी आपकी कैश वाली ही ट्रांजेक्शन है। तो कैश ट्रांजेक्शन में कितना, 5,000 का सामान खरीदा गया है, तो 5,000 का सामान परचेज करेंगे। और यहाँ क्या लिखोगे आप बच्चों, अगेन बाय परचेज अकाउंट, तो ये भी मैंने मेंशन कर लिया। कब बेटा, ये 8 अक्टूबर को हो गया मेरा काम। क्लियर, ठीक है। उसके बाद 10 तारीख को लिखा हुआ है क्या, ऑनर्ड अवर ओन एक्सेप्टेंस बाय चेक 5,000 रुपये 10 तारीख को। अब इस ट्रांजेक्शन का एग्जैक्टली मतलब क्या है, देखो ऑनर्ड अवर ओन एक्सेप्टेंस, इसका मतलब ये होता है कि मैंने भाई किसी को एक्सेप्टेंस दे रखी थी, किसी को पैसे देने के बारे में मैंने वादा कर रखा था। जैसे मैंने आपको समझाया था बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी तरीके से ना मैंने किसी के नाम का बिल मेरे पास पड़ा हुआ है जिसको मैं पेमेंट करूंगा इन फ्यूचर। अब उस बिल की जो है वो डेट आ चुकी है और मैंने अगर साइन किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, मैंने एक्सेप्टेंस दे रखी है कि हाँ मैं पैसे दूंगा। अब वो पैसे मांगने आया, जब वो पैसे मांगने आया तो मैंने उसको पेमेंट कर दी। और कैसे पेमेंट की है, चेक से पेमेंट की है। तो इसका मतलब आपने अपना एक बिल पेबल क्लियर कर दिया, वो भी चेक से किया है, तो चेक से आपने पैसे दिए। तो पैसे दिए तो यहाँ लिखोगे आप क्या बच्चों, 5,000 रुपये। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, बिल्स पेबल टू बिल्स पेबल अकाउंट। और ये आपकी डेट क्या है बेटा, 10 अक्टूबर को आपका ये ट्रांजेक्शन है। हो गया हमारा काम सिंपल। क्लियर बेटा। उसके बाद क्या नेक्स्ट, 14 को पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस 150। अब जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, देखो छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं ना बिजनेस में, डे टू डे एक्सपेंसेस में हम कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उन सभी खर्चों को हम क्लब कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं एक साथ और एक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। उस अकाउंट, उस खर्चे को हम क्या बोल देते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। जैसे आप सबके बैग के अंदर क्या होगा, बैग के अंदर एक कंपार्टमेंट इस तरीके का जरूर होता है कि कुछ भी हो उसी में डाल दो, ठीक है। इसका मतलब सारी जो वेस्ट आइटम है, जो आपकी यूजफुल आइटम नहीं है, उन आइटम्स को सब हम उसमें उठा के प्लेस कर देते हैं। ये वही आइटम है। हमें रिकॉर्ड तो सबका रखना है ना, क्योंकि है तो हमारा, खर्चा तो हमारा ही है, लेकिन हर एक छोटे खर्चे के लिए अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा। लाइक पेंसिल लेके आ गया 5 रुपये की, 2 रुपये का टेप लेके आ चुके हो आप, 10 रुपये का खर्चा कर दिया आपने किसी चीज़ का, 2 रुपये का पेन लेके आ गए। ये सारे खर्चों को आप अगर रिकॉर्ड करना शुरू करोगे इनके नाम से, तो बहुत सारे अकाउंट खुल जाएंगे। हमें क्या करना होता है, छोटे मोटे खर्चों को क्लब करके छोटे से अकाउंट बना लेते हैं और उसी में डालते रहते हैं, जिसका नाम क्या होता है, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर, ठीक है। तो बच्चों कितना खर्चा किया, पेमेंट कैसे की है इसकी, तो क्वेश्चन में ना कहीं मेंशन नहीं है पेमेंट कैसे की है। तो वैसे भी छोटे मोटे खर्चे कैश में ही किए जाते हैं, तो आप कैश में ही से मेंटेन कर लेना। और क्या लिखोगे आप, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। हो गया क्लियर, ठीक है सर। क्या ये कब किया बेटा, डेट आपकी यहाँ पे है 14 अक्टूबर। अक्टूबर तो चल ही रहा है हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, ठीक है सर। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। अगले में क्या लिखा हुआ बेटा, 18 तारीख को रमेश हु ओड 5,000 रुपये, रमेश जो हमें 5,000 रुपये ले गया था हमसे, बिकम बैंक करप्ट। बेटा बैंक करप्ट का मतलब क्या होता है, बैंक करप्ट का मतलब होता है इंसॉल्वेंट। सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कहीं भी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक करप्ट। बैंक करप्ट का सिंपल मतलब होता है इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट का मतलब हमें ऑलरेडी पता है कि वो पर्सन जो कि अपने उधार नहीं चुका सकता, उसने क्या किया, पेड अस 50 पैसे इन अ रुपये। भाई 50 पैसे का मतलब क्या होता है इन अ रुपी, 50 पैसे इन अ रुपी का मतलब होता है बेटा 50%, 50 पैसे इन अ रुपी। आप इसे समझ सकते हो क्या, 50%। अगर क्वेश्चन ने बोलता 70% इन अ रुपी, इसका मतलब सिंपल 70%। अगर बोलता 80% इन अ रुपी, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, सिंपल 80% हो गया, है ना। सिंपल सी चीज़ है। तो इसका मतलब क्या है, रमेश हमें 5,000 रुपये देता, लेकिन बैंक करप्ट होने की वजह से उसने हमें कैश कितना पे किया है,
केवल और केवल 50%, विच कम्स इतना। तो सर बाकी जो बच गया उसका क्या करोगे आप? बेटा बाकी जो बच गया ना, बैंकरप्सी के केस में या फिर इंसॉल्वेंट के केस में, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? बैड डेट्स। बैड डेट्स में कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए वो यहां रिकॉर्ड नहीं होगा, केवल कैश वाली वैल्यू आप यहां रिकॉर्ड करोगे बस। क्लियर? डन। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास अवेलेबल है वो क्या बोलता है? इट सेज दैट कि रिसीव कैश फ्रॉम मनोहर। आपने पैसा रिसीव किया मनोहर से, नीचे ना डिस्काउंट अलाउड वगैरह भी गिवन है आपको, लेकिन डिस्काउंट हमने बताया था पहले ही क्लास के अंदर कि डिस्काउंट को आप इग्नोर करोगे, एंड जैसे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को इग्नोर करते हैं वैसे डिस्काउंट की भी कोई जगह नहीं है। आप सिंपल रिसीव कैश, पैसा लिया आपने, उसे रिकॉर्ड कर लो। कब लिया बच्चों आपने? 20 तारीख को लिया। कितना लिया? 7,500 रुपये लिए सर हमने, तो 7,500 रुपये की वैल्यू कैश में लिया है ना बच्चों, तो कैश में लिया तो कैश रिकॉर्ड कर लो। एंड 20 तारीख को रिकॉर्डिंग करेंगे हम किस चीज़ की? क्या लिखोगे आप यहाँ पे? बाय किससे लिया है? अच्छा रमेश वाला ट्रांजेक्शन तो मैंने किया ही नहीं है, तो रमेश वाली भी कर लेते हैं। रमेश वाली में 2,500 रुपये हमें मिल गए बस, तो 2,500 रुपये जो हमें मिल गए हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड डेटेड थी उसकी बेटा 18 तारीख, तो 18 तारीख को हमारी ट्रांजेक्शन की डेट थी, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके अलावा 20 तारीख को भी सेम ट्रांजेक्शन है, 20 तारीख को भी हमें पैसे मिले हैं, रिसीव कैश फ्रॉम मनोहर, 7,500 रुपये हमें मिल गए 20 तारीख को। कहाँ से मिले बेटा? ये मनोहर से, तो यहाँ लिखेंगे हम मनोहर। कितने मिले बेटा? 7,500 रुपये ये हमें रिसीव हो गए। दैट्स इट। क्लियर? तो आई होप ये ट्रांजेक्शंस क्लियर होंगी आपको। नेक्स्ट पे आते हैं सीधा। अब नेक्स्ट मुझे क्या गिवन है बेटा? 23 तारीख। तो 23 तारीख को जो डाटा मुझे गिवन है उसमें लिखा हुआ है विड्रू फ्रॉम बैंक। दैट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री, स्पेशल एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए मैं आपको हैक दे देता हूँ एक, कि कॉन्ट्रा एंट्री जब भी आपको मिलेगी ना, आपको कैसे डील करना है। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए आपको हमेशा क्या फॉलो करना है बच्चों? जब भी कॉन्ट्रा एंट्री मिलती है ना, यू विल फॉलो ऑलवेज DAP। डी का मतलब होता है बेटा डेट। सबसे पहला काम क्या है? डेट को आप प्लेस करो, उसके बाद आप क्या प्लेस करोगे? ए का मतलब होता है बच्चों अमाउंट, पी का मतलब होता है बेटा क्या? पर्टिकुलर, कि पर्टिकुलर वाले सेक्शन। सबसे पहले कहाँ फिगर प्लेस करनी है आपको? कहाँ डाटा रिकॉर्ड करना है? डेट वाले कॉलम में। तो बेटा विड्रू फ्रॉम बैंक 23 तारीख, तो 23 तारीख सबसे पहले डेट डाल लो, तो दोनों तरफ 23 तारीख डाल लेते हैं, 23। उसके बाद अमाउंट, ए फॉर अमाउंट, DAP में ए आ गया आपका अमाउंट। अब अमाउंट कहाँ डालना है? जहाँ बढ़ेगा वहाँ बढ़ा दो, जहाँ घटेगा वहाँ घटा दो, सिंपल। देखो बच्चों, पैसा विड्रॉ किया, विड्रॉ किया मतलब निकाला। कितना निकाला सर? विड्रू किया गया है मेरा 4,000 रुपये, 4,000 रुपये निकाले, तो कहाँ पैसे इंक्रीज करेंगे? सर कैश में इंक्रीज करेगा। और कहाँ से निकाले? बैंक से निकाले, तो बैंक बैलेंस डिक्रीज करेगा। परफेक्ट, क्लियर। ये भी मेरा कंप्लीट है। अब आ जाओ पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर में क्या लिखते हैं सर हम? पर्टिकुलर में लिखते हो बेटा आप रीजन, कि पैसा कहाँ से आया कहाँ गया। देखो कैश के फॉर्म में पैसा इंक्रीज कर रहा है, तो पैसा कहाँ से आया? सर पैसा आया बैंक से, तो यहाँ लिखोगे आप क्या? बैंक अकाउंट। क्लियर? उसके बाद 4,000 रुपये बैंक से कम हो गए, पैसे बैंक से कट के कहाँ चले गए? सर कैश में कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ लिखोगे आप कैश अकाउंट एंड प्लेस C इन JF कॉलम, ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ ये एक वेरी कॉन्ट्रा एंट्री है। क्लियर? क्योंकि ऑफिस का पैसा है तो जाहिर सी बात है पता होना चाहिए कि हाँ ये पैसा ऑफिशियल है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद 24 तारीख को क्वेश्चन में लिखा है पेड टू घनश्याम दास एंड कंपनी। आपने पे किया है अमाउंट, किसको पे किया है सर? घनश्याम दास एंड कंपनी को। कितना पे किया है सर? पे किया बेटा 3,000 रुपये हमने पे किया है। डिस्काउंट रिसीव इग्नोर, बिकॉज बाहर वाले कॉलम में वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब फाइनल वैल्यू 3,000 रुपये ही है। पे किया गया। क्वेश्चन में ये कहीं मेंशन नहीं है कि पेमेंट कैसे की गई है, तो क्या लिखोगे आप? बाय घनश्याम दास एंड कंपनी। तो यहाँ लिखेंगे घनश्याम दास एंड कंपनी, 3,000 रुपये की आपने पेमेंट की है, विच इज़ ऑन डेट आपको गिवन है बेटा 24 तारीख, तो यहाँ लिखोगे आप 24 अक्टूबर। आई होप क्लियर होगा आपको। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट 24 तारीख के बाद 25 तारीख क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कह रहे विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस इस बार से मेंशन करके दे दे कि ये खर्चा जो है, पैसा जो निकाला गया है, कहाँ से निकाला है बच्चों? बैंक से निकाला है। 3,000 रुपये निकाले गए हैं और पर्सनल एक्सपेंस बोल दिया। पर्सनल का मतलब क्या होता है बच्चों? ड्राइंग्स। क्योंकि पर्सनल में सारा ड्राइंग अकाउंट खुलता है। पैसे निकले बैंक से, अब पैसे निकल के कहाँ गए? घर चले गए। जो पैसा घर चला गया मतलब 25 तारीख को, उसे आप क्या बोलोगे बच्चों? उसे सर हम बोलेंगे ड्राइंग्स, है ना। तो ड्राइंग्स हो गया बेटा, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट आप यहाँ कर दोगे। दैट्स इट, हो गया हमारा काम। क्लियर हुआ? ठीक है सर, बेटा आगे चलते हैं। अब 27 तारीख को क्या लिखा हुआ है? सीधा सीधा सोल्ड गुड्स
आपने सामान बेचा कितने रुपए का सर? 11,000 का सामान बेचा। अगेन क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कैश में बेचा, उधार में बेचा, क्या किया, बिकॉज मेंशन ही नहीं है, तो आप क्या समझोगे? कैश में सेल किया है। ठीक है, तो 27 तारीख को सामान सेल किया गया है, तो कैश में वैल्यू प्लेस करो पहले 27,000। पैसे आए कहाँ से आए सर? सेल करके। गुड्स को बेचा है तो यहाँ लिखोगे सेल। कब बेचा बेटा? 27 तारीख को, तो 27 तारीख लिख लेंगे हम लोग। क्लियर? ठीक है सर। उसके बाद 29 तारीख को क्वेश्चन कहता है रिसीव रीपेमेंट ऑफ अ लोन ऑफ ₹5,000। मतलब आपने किसी को लोन दिया हुआ था, उसके पैसे आपको मिल गए। कितने मिले बेटा? 5,000 रुपये आपको मिले, और जिसमें से 3,000 रुपये आपने बैंक में जमा करा दिए, है ना, लिखा है ना, आउट ऑफ विच 3,000 रुपये आपने बैंक में जमा कर दिए। तो क्या करोगे आप? पैसा आया, बाहर से आया ना, किस चीज़ का पैसा आया? 5 मिले थे, 3 आपने बैंक में जमा कर दिए, तो बाकी 2,000 रुपये आपके पास कैश में पड़ा रहेगा। तो पैसा कहाँ से आया था बेटा? ये लोन एंड एडवांसेस। आपने किसी को लोन दिया था, तो उसके लिए हम लोग जो अकाउंट ओपन करते हैं, लोन एंड एडवांसेस के नाम से आप अकाउंट ओपन करोगे। उसकी डेट क्या आएगी बेटा? उसकी डेट आएगी आपकी 29 तारीख। बेटा 28 तारीख की एक डेट रह गई है आपकी, जिसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिसीव चेक फॉर गुड्स सोल्ड 19,000 रुपये। आपने चेक रिसीव किया है। ठीक है, किसका चेक रिसीव किया? जो सामान आपने बेचा था उसका चेक रिसीव किया। अगेन चेक रिसीव वाली ट्रांजेक्शन्स के लिए क्या सिखाया था मैंने आपको, कि जब भी कोई चेक रिसीव करोगे आपको क्या सर्च करना है? नीचे वाली ट्रांजेक्शन्स में आपको सर्च करना है कि भाई आपको चेक डिपॉजिट करवाया या नहीं कराया। देखो क्वेश्चन में नीचे एक ही ट्रांजेक्शन गिवन है, उसमें कहीं नहीं लिखा चेक जमा कराया, तो इसका मतलब हम क्या कंसिडर करेंगे? चेक रिसीविंग जिस दिन हुई है उसी दिन डिपॉजिट भी कर दिया ऑन द एजम्पशन नोट, है ना। तो आपने क्या करना है? सीधा 19,000 रुपये बैंक में जमा कर देने हैं यहाँ पे। क्लियर? और क्या लिखोगे आप यहाँ पे? टू सेल्स अकाउंट, बिकॉज चेक जो मिला है ना, सामान बेचा था आपने, उसका मिला है, तो ये 28 तारीख की डेट है। ठीक है, इसको ऊपर नीचे कर देना, ये मिस हो गया था हमारा, इसीलिए हमने यहाँ प्लेस कर दिया। क्लियर? ठीक है सर। ओके, अब चलते हैं आगे। लास्ट स्टेप दैट्स अ बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे करते हो बेटा? 2 लाइन छोड़ के सिंपल आप बैलेंस कर लो। तो बैलेंस कैसे करोगे आप? दोनों साइड से आपको सबसे नीचे से 2 लाइन छोड़ के सेम लाइन के अंदर आपको बैलेंसिंग करनी होती है, प्लस माइनस करना होता है। आपको प्लस करो, सारी वैल्यूज यहाँ से ये वाली प्लस कर लो कैश वाली, फिर ये वाली उठा के आप माइनस कर देना। तो जो वैल्यू बचेगी आपके पास वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? मेन आंसर मेरा बन जाएगा। तो कितना आएगा बेटा? 25,000 रुपये आ गई मेरी वैल्यू, 2500 आ गई, 7,500 आ गई, 4,000, 2,700 रुपये और 2,000 रुपये, 68,000 रुपीज़ का वैल्यू आएगा। फिर उसके बाद 8,150 रुपये मेरा यहाँ से माइनस हो जाएगा। 25,000 प्लस 2500 प्लस 7,500, 4,000, 27,000, उसके बाद 2,000, 68 माइनस में 8,150 रुपये। ठीक है बेटा, चलो 59,850 की मेरी ये वैल्यू आ रही है, और ये सॉरी 68,000 आएगा ये वैल्यू आपका, टोटलिंग 68,000। तो ये भी कितना आना चाहिए बच्चों? 68,000 एंड द बैलेंसिंग फिगर विल गोज टू दिस। तो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया। बैलेंसिंग फिगर कब डालोगे बेटा आप? अक्टूबर में 30 तारीख को। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? बैलेंस CD, मतलब कैरेट डाउन। सेम ऐसे ही आप इस वाले कॉलम का प्लस माइनस कर लो। तो बेटा इस वाले कॉलम प्लस माइनस कितना आएगा? देखो ये आ रहा है 75,000 रुपये, और उसके बाद ये आ गया तुम्हारे पास 22,000 रुपये, प्लस करके 97,000 रुपीज़ का टोटल ये आ रहा है मेरा टोटल इस तरफ से। और ये भी मेरा कितना आएगा बेटा? 97,000 रुपीज़। उसके बाद आप इसमें से माइनस कर लोगे 15,000 और फिर 9,000 रुपये और माइनस, देन 3,000 रुपये और माइनस, आपका 70,000 रुपये की वैल्यू ये आ जाती है। क्लियर हुआ? ठीक है सर, हमारा बैलेंसिंग कंप्लीट है। अब इसके बाद आपको और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा? ठीक है सर। अभी नेक्स्ट पार्ट आपको क्या करना है बेटा? 7 तारीख को आपने चेक पेमेंट करी। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। एज स्पेसिफिकली सारी चीज़ें हमारी कंप्लीटेड है। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाला अपना, जो कि हमारे पास होने वाला है आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन ऑफ कैश बुक। वो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होंगी जो आपको बहुत हेल्प करेंगी, और बहुत अच्छी ट्रांजेक्शन्स होंगी। चेक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन आपकी बनती हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर सारी की सारी कवर होने वाली हैं। तो वो क्वेश्चन हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े बारीकी से समझेंगे। तब तक आप इसे नोट कर लो। ओके, तो एज डिसाइडेड, तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि 2 क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल होगा, आप चेकआउट कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में भी क्या करना है बेटा? 2 कॉलम कैश बुक को प्रिपेयर करना है। तो फॉर्मेट हम लोगों ने ऑलरेडी बना ही लिया है, तो हम डायरेक्टली चलते हैं सीधा अपने सॉल्यूशन पे। क्लियर? तो चलिए, अब जो भी आप करने वाले हो इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है, आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, बुक्स में क्वेश्चन मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार्क भी लगा सकते हो, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लस इसमें जो ट्रांजेक्शन्स गिवन है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज इन ट्रांजेक्शन्स में से एक आधी ट्रांजेक्शन आपके एग्जाम में मिली जाएगी आपको। तो आपको ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से तैयार करके रखना है। इसमें आने वाली हर एक ट्रांजेक्शन को आपको बहुत बारीकी से समझना है, और मैं इसमें आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी।
ठीक है बेटा, आ जाओ स्क्रीन के ऊपर। क्या लिखा हुआ है बेटा, सिंपल फॉर्मेट हमारा तैयार है ऑलरेडी। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, 2021 में आपके पास डाटा गिवन है, अप्रैल का महीना है, तो 2021 में अगेन 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया गया है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चों, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इट्स नॉट अ स्टार्टेड बिजनेस, इट्स अ कंटिन्यूइंग बिजनेस, रनिंग बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे क्या लिखा हुआ है, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस गिवन है। इसका मतलब दोनों ही पॉजिटिव बैलेंसेस गिवन है, जहाँ पर कैश में गिवन है मुझे 2000 रुपये और बैंक में गिवन है मुझे 24,500 रुपये की वैल्यू। ओके ठीक है सर बेटा, ये दोनों वैल्यूज मुझे ऑलरेडी गिवन है, क्लियर हुआ। ठीक है सर, अब चलते हैं 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल में क्वेश्चन ने क्या बोला, कैश सेल्स, सामान आपने सेल किया, सिंपल। थोड़ा जो भी सामान आप सेल कर रहे हो, कितने का सेल हुआ सर, 60,000 का, कैश में बेचा है तो सिंपल कैश बढ़ेगा, परफेक्ट। तो यहाँ लिखेंगे 60,000 रुपये कैश में, और इधर क्या लिखोगे आप, 2 तारीख को टू सेल्स अकाउंट। ओके, सेकेंड एंट्री भी होगी हमारे पास। अब आ जाओ थर्ड ट्रांजेक्शन पे। थर्ड में कहता है 5 तारीख को, 5 अप्रैल को, इसमें लिखा हुआ है कि आपने डिपॉजिट किया है कहाँ पे, बैंक में। इसका मतलब कैश डिपॉजिट ही करोगे बैंक में, और तो कुछ जमा होगा नहीं, है मेरा, क्लियर है ना। ठीक है बेटा, तो कैश डिपॉजिट आपने बैंक में जब जमा किया तो क्या हुआ आपके साथ, क्वेश्चन ने बोला 10,000, आपने 50,000 रुपये जमा कर दिए। तो जो 50,000 जमा किया, अगेन लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको हैक दिया था क्या, जब भी काउंटर एंट्री मिलेगी आपको क्या करोगे, आप DAP फॉलो करेंगे। तो बेटा अगेन DAP, ट्रांजेक्शन कब की है, सबसे पहली बात 5 तारीख के ट्रांजेक्शन है, तो दोनों तरफ वैल्यू डेट डालोगे आप क्या, 5 अप्रैल, तो 5 अप्रैल इधर भी और 5 अप्रैल इधर भी। दूसरा पॉइंट, अमाउंट, बेटा डिपॉजिट किया, कितना जमा किया, 50,000, तो क्या बढ़ेगा बेटा, जमा हुआ है सर बैंक में, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और कैश जमा किया आपने तो कैश बैलेंस कम हो जाएगा मेरा, क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद P मतलब पर्टिकुलर, तो ये कैश जो कम हुआ आपका वो कहाँ गया पैसा, सर बैंक में चला गया, तो यहाँ लिखोगे आप बाय बैंक अकाउंट। उसके बाद बैंक का बैलेंस आपका बढ़ गया, कहाँ से आया पैसा, सर कैश ही जमा किया है, तो यहाँ लिखोगे कैश अकाउंट एंड प्लेस C इन आपका जनरल फॉलियो, मतलब JF के कॉलम में आप क्या प्लेस कर दोगे, C विच रिप्रेजेंट्स की ये कॉन्ट्रा एंट्री है। आई होप ये हैक बहुत काम का है आपके लिए। ठीक है, चलो अब क्या करने वालों, नेक्स्ट आप 7th को क्या लिखा हुआ है, इशूड चेक टू सोहन, आपने चेक सोहन को दिया, आपने दिया मतलब आप अपने पास रिकॉर्डिंग करोगे तो क्या करोगे, आप ये सोच के रिकॉर्ड कर लोगे भाई सोहन को जो चेक दिया गया पेमेंट की गई है, तो चेक से पेमेंट करना मतलब बैंक से पेमेंट किया है। 7 तारीख को आपने पेमेंट कितनी की बच्चों, 10,000 रुपये हमने पैसे दिए, तो पेमेंट दिए 7 तारीख को, और किसको दिए सर, सोहन को दिए, तो यहाँ लिखोगे सोहन कितने पैसे दिए सर, 10,000 रुपये, तो ये आ जाएगा बैंक वाले कॉलम में 10,000 रुपीज़ का वैल्यू, दैट्स इट, क्लियर हुआ। ठीक है सर, अब आ जाओ 12 तारीख को। 12 तारीख को लिखा हुआ है, रिसीव अ चेक फ्रॉम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अगेंस्ट क्लेम लॉज्ड लास्ट ईयर। क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन है, आपको चेक मिला। देखो जब भी आपको ना किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको चेक रिसीव की बात की जाती है, चेक रिसीव, तो आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए बेटा, अगला स्टेप होना चाहिए सर्च फॉर द डिपॉजिट डेट, क्योंकि चेक रिसीव करने से कुछ नहीं होता बच्चों, चेक को जमा करने से होता है। आपको चेक मिला, कब मिला बेटा, आपको ये चेक मिला 12 तारीख को, है ना, नेशनल इंश्योरेंस, बिकॉज 12 तारीख को कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि मैंने चेक जमा कराया या फिर नहीं कराया। तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे नीचे वाली ट्रांजेक्शन्स के अंदर, 12 तारीख के बाद जो ट्रांजेक्शन्स गिवन है आपको नीचे, उनमें चेक करो जरा कि क्या उस चेक को मैंने बैंक में जमा कराया। अगर कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो रिसीविंग डेट पर कोई एंट्री नहीं होगी, डिपॉजिट वाली डेट पर आप एंट्री प्लेस कर देना, ठीक है। बट व्हाट इफ डिपॉजिट की इंफॉर्मेशन गिवन ही ना हो, तो आप क्या करोगे, ऑन अ एजम्पशन बेसिस आप ये कंसिडर करोगे कि जिस दिन चेक लिया उसी दिन जमा करा दिया गया, क्योंकि हर इंसान को पैसे लेने की जल्दी होती है भाई, जैसे ही पेमेंट आ जाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिजनेसमैन बेसिकली क्या करते हैं ना, पैसा आया उठाते ही बैंक में डाल दिया, क्योंकि जब तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं होगा, डिपॉजिट नहीं होगा, तब तक वो एक जस्ट पीस ऑफ पेपर है, आप उसका यूज नहीं कर सकते। बट पैसा अगर बैंक में आ गया तो जितना जल्दी जमा करोगे उतना जल्दी आएगा, है ना। तो आप उसी नोट पर ये एजम्पशन लेते हो कि जिस दिन चेक जमा रिसीव हुआ उसी दिन जमा भी कर दिया, तो आपने जमा कर देना है। जैसे इस क्वेश्चन में 12 तारीख के बाद नीचे कहीं नहीं लिखा कि इंश्योरेंस कंपनी का जो चेक था वो हमने जमा किया, नहीं लिखा, तो हम 12 को ही जमा कर देंगे विद द नेम ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। 19,800 रुपये का चेक है, तो बैंक में जमा किया मतलब बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा मेरा, हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, टू नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। कब जमा रिसीव हुआ था बेटा, ये 12 तारीख को, परफेक्ट, ठीक है सर। तो ये वो ट्रांजेक्शन हो गई जिस ट्रांजेक्शन में चेक रिसीव हुआ, रिसीव तो हुआ
लेकिन डिपॉजिट की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, गिवर का नाम, जिसने मुझे चेक दिया, तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर, आगे आ जाओ। 14th को क्या लिखा हुआ है, अब ये जो ट्रांजैक्शन है ना बेटा, ये इतनी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन होने वाली है। क्या लिखा हुआ है, इसे मुझे बोलता है ये, आपने सामान बेचा, कितने का बेचा बेटा, नीरज को बेचा आपने 25,000 का सामान। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं बोर्ड पे समझा देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ एक्जैक्टली कि कैसे इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। देखो बच्चों, क्वेश्चन ने बोला आपने सामान सेल किया, सामान की वैल्यू क्या है बेटा, 25,000 रुपये। सामान सेल किसको किया गया है, सामान सेल किया गया सर नीरज को। ठीक है, अब नीरज को जब सामान सेल किया, तो नीरज इज अ पर्सन हु पेड 10,000 रुपीज, उसे 10,000 रुपये हमें दे दिए, और बैलेंस जो बचा वो चेक से दे दिया। इसका मतलब पूरी पेमेंट वो कर चुका है, तो हम उसे डिस्काउंट भी देंगे। क्वेश्चन में डिस्काउंट भी दिया हुआ है मुझे, आगे कह रहा है अलाउड डिस्काउंट ऑफ ₹500। इस नोट पे हमने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया उसे। तो डिस्काउंट कितने का दिया बच्चों आपने, सर हमने डिस्काउंट दिया उसे 500 रुपये का, तो 24,500 रुपये का अमाउंट बनता है उसका फाइनल सेल, ये हुई है आपकी सेल वैल्यू। अब इसमें से क्वेश्चन बोलता है आपको कि कैश आपको मिल गया कितने रुपए का, सर 10,000 रुपये कैश उसने दे दिया आपको, और बाकी जो बैलेंस बचा है, बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बड़ा 14,500 रुपये का, ये उसने चेक दे दिया। अब ये अमाउंट जो था आपको गिवन नहीं था, ये हमने एक्सट्रैक्ट किया है क्वेश्चन में से। अगेन एक रिसीविंग चेक वाली एंट्री दोबारा मिल गई मुझे, क्योंकि चेक रिसीव किया है मैंने ये वाला। कब रिसीव किया बेटा, ये 14th को, 14th ऑफ अप्रैल को मैंने इस चेक को रिसीव किया, बस रिसीविंग इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखो इस कैश की एंट्री तो आप अभी कर सकते हो, क्योंकि कैश तो कैश ही है, यूज़ कर सकते हो आप ऑन द सेम टाइम। बट ये चेक रिसीव किया है, इस चेक को चेकआउट करो, क्या ये चेक जमा किया गया 14th को, नहीं किया गया, इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है। तो अगला स्टेप क्या आता है बेटा, सर्च फॉर द डिपॉजिट डेट। नीचे वाली ट्रांजेक्शन्स में चेक करो कि क्या मुझे इस चेक की डिपॉजिट डेट मिलती है। जस्ट चलते हैं एक बार बेटा, देखो 14 के बाद 16 को परचेज किया सामान, नहीं है। 18 को ओल्ड फर्नीचर बेच दिया, नहीं है। 20 तारीख को क्या लिखा है, पेड इनटू बैंक चेक ऑफ नीरज, मिल गया। 20 तारीख को क्या हुआ है, पेड इनटू बैंक का मतलब था जमा कराना। क्या जमा कराया आपने, नीरज का चेक जमा करा दिया। उसके साथ क्या लिखा है, अलोंग विद कैश ऑफ ₹2500 रुपये, चेक के साथ 2500 रुपये और जमा कराए गए हैं। तो दो चीज़ें हुई हैं मेरे पास 20 तारीख को। तो जब 20 तारीख आएगी तब हम देखेंगे, इसका मतलब मुझे डिपॉजिट की डेट मिल गई है। हैंस इसकी कोई एंट्री आप रिकॉर्ड नहीं करोगे ऑन 14th, बिकॉज 14th को जमा नहीं हुआ, पैसे तो मिल नहीं सकते, तो रिकॉर्डिंग तो होगी नहीं। तो क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसकी एंट्री करेंगे, बिल्कुल करोगे आप, कैश में मिला है तो कैश तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा। चलिए रिकॉर्ड करते हैं। तो 10,000 रुपीज़ का आपको ये आ गया, और यहाँ क्या लिखोगे आप, टू सेल्स अकाउंट, कितना ये आएगा बेटा, कितना 14th को आपका हो गया। क्लियर, ठीक है। 14th के बाद क्वेश्चन ने बोला 16th को परचेज किया है फर्नीचर, वो भी चेक से। अब चेक से फर्नीचर परचेज के जाहिर सी बात है बैंक बैलेंस पे इफेक्ट आएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, फर्नीचर परचेज किया था कब, 16th को, यहाँ लिखोगे बाय फर्नीचर। क्लियर हुआ, ठीक है सर। अब उसके बाद 18 को एक फर्नीचर बेचा भी है आपने, और कैश में बेचा है वो भी, तो कैश में बेचा है तो क्या लिखोगे, इधर कैश वाले कॉलम में डाल के इधर लिखोगे ओल्ड फर्नीचर, या फिर फर्नीचर भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नया खरीद लिया तो पुराना बेच दिया, क्या क्या प्रॉब्लम है ना। तो ये हो गया हमारे पास डाटा। क्लियर हुआ, ठीक है सर। इसके बाद क्वेश्चन में 20 तारीख आ चुकी है। अब 20 तारीख को बड़ा डिटेल में देखते हैं एक बार क्या लिखा हुआ 20 तारीख में। तो 20 तारीख को समझते हैं कि 20 को क्या क्या किया गया है। देखो बेटा 20 तारीख को ना दो चीज़ें हुई हैं। 20 अप्रैल को हमने दो चीज़ें की हैं। पहला, दो चीज़ जमा की, एक तो मैंने कैश जमा किया 2500 का, ये भी प्लस करेंगे, और एक चेक जमा किया है। किसका चेक जमा किया है, चेक ऑफ नीरज। कितने रुपए चेक जमा किया बेटा, जो आपने रिसीव किया था 14th को, ये वाला। तो बेटा जो ये वाला चेक जमा किया है ना, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, बिकॉज चेक जमा किया आपने नीरज का। तो इसे आप रिकॉर्ड कर दो सिंपल। तो इसे सिंपली रिकॉर्ड कर लेते हैं 20 तारीख को। तो 20 तारीख को रिकॉर्ड करोगे, लेकिन लिखोगे क्या, 14,500 बैंक में जमा कर दिए तो बैंक बैलेंस बढ़ गया मेरा, सिंपल। लेकिन लिखेंगे क्या बच्चों, लिखोगे आप यहाँ पे सर सीधा चेक इन हैंड। क्लियर, क्योंकि ये वो चेक है जो पहले रिसीव किया गया था और आज जमा किया जा रहा है, तो उस केस में चेक इन हैंड। इससे ऊपर वाली चेक ट्रांजेक्शन देखो, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, मैंने क्या लिखा था, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, बिकॉज क्यों, जिस दिन रिसीव किया उसी दिन जमा करा दिया, तो मुझे चेक इन हैंड अकाउंट खोलने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन यहां पर मैंने 14th को जब इसे रिसीव किया होगा तो मैंने एंट्रीज में क्या प्लेस किया होगा, देखो जब मैंने 14th को रिसीव किया तो 14th अप्रैल को मैंने एंट्री में प्लेस किया होगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। किससे रिसीव किया था बेटा मैंने, ये नीरज से।
क्योंकि उसने तो चेक दे दिया ना, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया 14,500 रुपये का चेक मैंने ले लिया। अब इसको जमा करवा रहा हूँ 20 अप्रैल को, तो 20 अप्रैल को हम एंट्री क्या करेंगे, हम बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे। बैंक में क्या जमा कराया बेटा, बैंक ने ये वाला चेक जमा कराया है, तो मुझे इसी चेक को यहाँ पे क्रेडिट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो जमा किया है वो चेक जमा कराया, रखा हुआ चेक। तो रखे हुए चेक के लिए आपने एक अकाउंट ओपन किया था जिसका नाम था चेक इन हैंड। तो जब आप जमा कराओगे डिपॉजिट डेट अगर डिफरेंट है तो आप चेक इन हैंड मेंशन करोगे। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी पॉइंट आता है इस वाले का। तो मैंने ये क्या बताया था बेटा, ये कॉन्ट्रा एंट्री बिकॉज कैश जमा करा रहे हो। कैश किसका है? ऑफिशियल कैश है, बिजनेस का कैश है जो आप जमा करा रहे हो। तो इसके लिए क्या फॉलो करेंगे सर हम, बताओ जरा, क्या फॉलो करेंगे सर हम? DAP, डेट, अमाउंट और पर्टिकुलर। कब जमा हो रहा है बेटा ये? 20 तारीख को। तो अगेन यहाँ लिखेंगे डेट पहले 20। उसके बाद अमाउंट, अमाउंट क्या जमा कराया? 2,500 रुपये कैश। कैश जमा कराओगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कैश बैलेंस कम हो जाएगा। उसके बाद अमाउंट, कैश का बैलेंस कम हो गया, पैसे कट गए। कहाँ गए पैसे कट के कैश में से? सर बैंक में चलेगा, तो यहाँ लिखोगे बैंक अकाउंट। और उसके बाद बैंक बैलेंस बढ़ गया, पैसे कहाँ से आए? सर अपना ही कैश जमा कराया है, तो यहाँ लिखोगे कैश अकाउंट एंड प्लेस C इन JF कॉलम विच शोज कॉन्ट्रा एंट्री। हो गया? देखो कितना सिंपल होता है कॉन्ट्रा एंट्रीज को प्लेस करना। हम वैसे डरते रहते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्रीज एग्जैक्टली कैसे प्लेस की जाती हैं। क्लियर हुआ? तो ऑलवेज यूज DAP इन कॉन्ट्रा एंट्री। ये आपके लिए ट्रिक है छोटी सी जो आपको याद रखनी है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगले पॉइंट में मुझे उसने बोला है 20 के बाद 22 तारीख को आपने पेड टू सुमन बाय चेक। आपने सुमन को पैसे दिए, वो भी चेक के थ्रू। कब दिए बेटा? 22 तारीख को। तो 22 तारीख को पैसे दिए, तो यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे क्या? बाय सुमन। किसको पैसे दिए? उसी का नाम। तो सुमन्स अकाउंट कितने? चेक से दिए हैं आपने, तो चेक की वैल्यू कम हो जाएगी मेरी, 2,500 रुपये बैंक से कम कर दिए मैंने। क्लियर है? ठीक है। 26 तारीख को क्या हुआ? सुमन का जो चेक था वो हो गया डिसऑनर, मतलब बैंक ने वापस कर दिया टेक्निकल ग्राउंड्स पर। टेक्निकल ग्राउंड कोई भी हो सकता है, किसी भी रीजन की वजह से आपका चेक जो था वो बाउंस हो गया और बैंक ने वापस कर दिया। हमने क्या किया? एंड पेड कैश फॉर द इक्वल अमाउंट। सुमन ने वो चेक वापस किया, सुमन हमारे पास चेक वापस लेके आई कि सर ये चेक बाउंस हो चुका है, मुझे इसके बदले में कैश दे दो आप। ठीक है, तो देखो बेटा, जो आपने 22 तारीख को चेक ये जमा करवाया था, ये थी मेरे पास 22 तारीख, ये वाला चेक। इसी चेक के बारे में बात हो रही है कि ये चेक, अब देखो इसमें कहानी क्या हुई है बेटा, कहानी सुन लो पहले अच्छे से ताकि आपको एक पॉइंट समझ में आ जाए एग्जैक्टली हुआ क्या है इस पॉइंट के अंदर। देखो बेटा, सिंपल सा पॉइंट हुआ है कि हमने क्या किया है, हमने 22 तारीख को, 22 अप्रैल को सुमन को पैसे दिए, तो मैंने क्या किया, अपना बैंक बैलेंस माइनस कर लिया। कितने रुपए से? 2,500 रुपये से। ठीक है, ये हमारी कंपनी हो गई, लेट सपोज ये हो गई पार्टी सुमन। हमने सुमन को पैसे दिए 2,500, तो मैंने ये रिकॉर्डिंग कर ली। अब सुमन ने वो चेक जाके बैंक में जमा कर दिया। 26 तारीख को बैंक ने सुमन को पैसे देने से मना कर दिया। वो जो चेक था इसके पास, वो बैंक में वापस, बैंक ने इसको वापस कर दिया। 2,500 का चेक किसके पास आ चुका है? अब इसके पास आ गया चेक। अब सुमन आई 26 तारीख को हमारे पास कि भाई ये पकड़ो अपना चेक, मेरा ये चेक बाउंस हो गया, मतलब क्लियर नहीं हो पाया। तो हम क्या करेंगे, 26 तारीख को जो मैंने अपना चेक की वजह से बैंक बैलेंस कम कर दिया था, उसे मैं क्या करूँगा, दोबारा से प्लस कर लूँगा, क्योंकि मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि मेरे बैंक में से पैसे नहीं कटे। तो हमने क्या किया, सुमन को हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप चेक हमें दे जाओ वापस, हम आपको कैश दे देते हैं। तो 26 तारीख को मैंने क्या किया, उसे कैश पकड़ा दिया, सेम अमाउंट का, इक्वल अमाउंट लिखा, मतलब ये वाली वैल्यू। क्लियर हुआ? तो मैंने क्या किया, 2,500 रुपये का चेक वापस लिया और 2,500 रुपये कैश दे दिए। ठीक है, तो क्या करोगे आप, 2,500 रुपये जो कैश दिए आपने वो यहाँ रिकॉर्ड करोगे। किस नाम से रिकॉर्ड करोगे बेटा, किसको दिया आपने ये? सर सुमन को दिए। तो अगेन सुमन अकाउंट 26 तारीख को। और जो चेक वापस आया उसे भी रिकॉर्ड कर लो आप। चेक वापस आएगा इसका मतलब क्या है, बैंक बैलेंस दोबारा से बढ़ा लो आप। किसके नाम से चेक आया? सर सुमन ने वापस किया है, तो सुमन ने वापस किया, सुमन के नाम से आएगी वैल्यू। क्लियर? अच्छा, अब उसी डेट को एक इन्फॉर्मेशन और मुझे गिवन है, दैट इज बैंक ने चार्ज किए बाउंसिंग चार्जेस। अब आपका चेक अगर बाउंस हुआ है तो बैंक आपके पैसे काटेगा। बैंक ने कितने पैसे काटे बेटा, 300 रुपये। और बैंक काटेगा कहाँ से, आपके घर नहीं आएगा पैसे मांगने, वो आपके बैंक बैलेंस में से पैसे कट कर लेगा। आपको बस इन्फॉर्मेशन भेज देगा कि आपके अकाउंट में से पैसे कट गए हैं। इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी, मैसेज के थ्रू। क्या बोलेगा, योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड बाय ₹300 फॉर बाउंसिंग चार्जेस। ठीक है, तो मिल गया मुझे बाउंसिंग चार्जेस के नाम से, लेकिन लिखो क्या, बैंक चार्जेस, सिंपल बैंक के कॉलम में, क्योंकि बैंक से पैसे कट चुके हैं आपके। क्लियर हुआ? ठीक है सर, अब चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर।
बेटा अगले पार्ट में जो मुझे गिवन है वो कहता है कि बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। बैंक को ना मैंने अपने इंश्योरेंस प्रीमियम्स की डिटेल्स वगैरह दे रखी है कि मेरा प्रीमियम कब की उसकी डेट आती है, क्या है क्या नहीं है, पॉलिसी नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, ताकि और बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे रखे कि जब भी इसका प्रीमियम ड्यू होता है आप अपने एंड से पेमेंट कर देना। तो बैंक ने क्या किया, सेम काम बैंक ने अपने एंड से पेमेंट करवा दी, ठीक है, और बैंक ने उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी। तो जैसे उसने इन्फॉर्मेशन मुझे दी मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। कब दिया इन्फॉर्मेशन मुझे, 26 तारीख के बाद 29 तारीख को बैंक ने पेमेंट करी है। कितनी पेमेंट की सर हमारी, बेटा पेमेंट की गई है बैंक ने आपके 2500 रुपये पेमेंट किए बैंक ने। तो बैंक बैलेंस में लिखोगे आप 2500 और यहाँ क्या लिखोगे बेटा 29 तारीख को, सिंपल, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम। उसके बाद 30 तारीख को एक घटना और घटी है, उसमें क्या लिखा है, निगम पेड इनटू बैंक, मतलब डिपॉजिट, निगम ने डिपॉजिट कराया बैंक में डायरेक्टली। निगम कोई कस्टमर होगा हमारा, उसने डायरेक्टली जाके बैंक में जमा करा दिया पैसा। उसकी इन्फॉर्मेशन जो थी, आगे लिखा है इंटीमेशन रिसीव्ड ऑन द सेम डेट, मतलब इंटीमेशन मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, जो ये पैसा जमा हुआ है, ट्रांजेक्शन हुई है, इस ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन हमें सेम डे को मिल गई। तो आप क्या करोगे, सेम डे आप भी अपने पास रिकॉर्ड कर लोगे। कब क्या रिकॉर्ड करोगे, आप यहाँ लिखोगे 30 तारीख को जो पैसा जमा कराया गया वो कितना है बेटा, 5000 रुपये जमा हुए हैं बैंक में। और किसके नाम से, किसने जमा किया था, ये निगम ने। तो यहाँ लिख लोगे आप निगम्स अकाउंट, हो गया हमारा काम डन। तो ये सारी ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीटेड है। अगला स्टेप बैलेंसिंग करनी है, सिंपल, बैलेंसिंग तो बहुत सिंपल है ना, कि बैलेंसिंग तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी की थी। क्या करना है आपको, सेम लाइन के अंदर टोटल करके दोनों तरफ बैलेंस कर लो। तो बैलेंसिंग फिर कितनी बचने वाली है, फिर देखो ये बचने वाली है आपकी 60, 70, 80 और 82। तो ये आएगा आपका 82 और ये भी आपका 82 आना चाहिए। देन इसमें से ये माइनस कर लो, 50 और 55,000 रुपये माइनस करोगे तो ये बचेगा बेटा आपका 27,000 रुपये। और इसे क्या लिखेंगे बेटा आप, सर इसे लिखेंगे हम लोग बैलेंस CD। कब लिखोगे, अप्रैल का महीना चल रहा है तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो 30 अप्रैल को लिखोगे आप डाटा डन। उसके बाद बैंक वाले कॉलम में भी सेम करना है। तो क्या करना है, इसको प्लस कर लो पूरी वैल्यूज़ को। तो ये वैल्यू कितनी बनने वाली है मेरे पास बेटा, ये देखो ये बनने वाली है। अब इसको प्लस कैसे करते हैं, देखो मैक्सिमम टाइम ना हमें प्लस करने में प्रॉब्लम आती है, हमें समझ में नहीं आता कि सर एक्जैक्टली प्लस कैसे करना है। मैक्सिमम बच्चों की मैं एक गलती बताता हूँ आपको कि आप प्लस एक्जैक्टली कैसे करते हो, है ना। छोटे पे थे हम लोग, जब बच्चे थे ना, तब एक मैडम ने एक ट्रिक सिखाई थी प्लस करने के लिए। प्लस करते थे ना हम, कैसे करते थे, 1s, 10s, 100,000, फिर 10,000, फिर लाख, हम इस तरीके से प्लस करते हैं। एग्जैक्टली प्लस करने का जो तरीका होता है वो यही होता है, बट हम क्या करते हैं, बड़े हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वो शॉर्टकट मेथड वगैरह यूज़ करने लग जाते हैं, जो कि बहुत बेकार मेथड लगता है ना। अभी आप क्या करना है, आपको सेम वैसे यूज़ करना है। तो क्या करोगे आप, पहले 10,000 वाली वैल्यूज़ को यहाँ से कवर अप कर लो, जो ईजिली प्लस हो सकते हैं उनको मर्ज कर ले। जैसे ये वाली देखो, 1, 2, 3, 2.5 और 2.5, 5 और 5, 10, 10 और 10, ये रे यहाँ से 10 उठाने हैं पूरे, 4.5 नहीं उठाने। 10 कितने हो गए, 10, 10, 20 और ये कितना हो गया बेटा 30, 30 और 50, 30 और 50 हो गया बेटा 80, 80 और 10, 80 और 20 कितना हो गया बेटा 1 लाख रुपए, है ना। तो 1 लाख रुपए की वैल्यू तो मेरे पास हो गई, 10,000 वाली लाइन मेरी पूरी हो गई, उसका सम कितना आया 1 लाख रुपए। अब उसके बाद पीछे वाली वैल्यू उठा लो। तो पीछे वाली वैल्यू कितने बेटा, 4.5 ये है और 9,800 रुपये ये है। उसके बाद 4.5, देखो 4.5 और 4.5, 9,000 तो सीधे यही हो गए। फिर 9,000 ये हो गया, 9,000 और 9,000 18,000, 18,800, तो 18,000 ये हो गए और प्लस 800 अलग से, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाती है, तो 1,18,800 रुपये का मेरा सम आता है उस तरफ का टोटल बैंक वाले का। इससे होगा क्या, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। इनिशियल लेवल में आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन हाँ ट्रस्ट मी ऑन दैट नोट, आपके लिए एक्यूरेसी और सही आंसर आने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप ऐसे ही इस तरफ टोटल करना है। इस तरफ कितना आता है बेटा, 10, 10, 20 और 2.5 और 2.5, 5, ठीक है, 25, 25 और 25,000 बेटा, ये कितना आ गया 300 रुपये। तो माइनस कर लो अब सीधा सीधा, तो ये कितने आती है मेरे पास वैल्यू, ये आ जाएगी बेटा 93,000 रुपीज़ और 500। तो ये मेरा मेन आंसर हो गया 93,500। द टोटल इज़, ये हमने कर ही लिया था ऑलरेडी, दोनों तरफ का सम एग्जैक्टली सेम आएगा, 1,18,800 रुपये। क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है। तो आज की क्लास हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें कवर अप की हैं। तो आई होप ये वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा कुछ अगर डाउट रह जाते हैं, कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन अगर आपके पास रह जाते हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बट हाँ, नेक्स्ट क्लास में आई डोंट थिंक सो कि इस टॉपिक से कनेक्टेड जितनी भी चीज़ें थी आपके पास ऑलरेडी कवर्ड अप हैं। हमारी पूरा सेशन ये कैश बुक वाला जो था वो कंप्लीटेड है। छोटा सा पार्ट बचा हुआ है इसके अंदर, दैट इज पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम देखा गया कि पैटी कैश बुक में से थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल पार्ट। तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। उसके लिए छोटी सी डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके चैनल पे डाल दूंगा, ताकि आपको वो भी कवर हो जाए, आपको वो भी वहाँ पे भी कोई दिक्कत आपको देखने को ना मिले। ओके,
इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक आपका अगला ही चैप्टर है, जहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। जैसे कैश बुक हमारे पास बहुत ईजी था, अब तो आपको बहुत ईजी समझ में आने लग गया होगा। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में विद एन अनदर वीडियो ऑन पैटी कैश बुक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।